हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू किए थे रिलेटेड टू इनकम टैक्स। आज की क्लास में हम कुछ और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ आगे की टर्म्स भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हमारा कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है असेसी। असेसी कौन होते हैं? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके समझने के लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। असेसी कौन है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन टेकन। तो कोई भी पर्सन, अब ये पर्सन की कैटेगरीज हमने की हुई हैं ऑलरेडी, तो आप लास्ट क्लासेस में देख सकते हैं पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। तो कोई भी पर्सन जिस पे प्रोसीडिंग्स चल रही हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग फर्स्ट असेसमेंट ऑफ इनकम, मतलब उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट हो रहा है कि कितनी इनकम अर्न करी प्रीवियस ईयर में, उस पे कितना टैक्स पेबल बनता है, कितना टैक्स आपको पे करना है, या किसी भी तरीके का अमाउंट, कोई भी अमाउंट आपने पे करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब वो अमाउंट इनकम टैक्स भी हो सकता है, कोई पेनल्टी की फॉर्म में आपने अमाउंट पे करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन है जिसकी प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट हो रहा है तो आप उसको बोलोगे वो एसएससी है। अगर कोई पर्सन है उसको कोई लॉसेस हुए हैं, उस लॉस का डिटर्मिनेशन हो रहा है, लॉस फाइंड आउट किया जा रहा है कि कितने लॉसेस हुए, ठीक है, तो उसको भी आप बोलोगे वो एसएससी है। अगर कोई रिफंड उसको पे करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई रिफंड पे करना है, उसका कैलकुलेशन हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कितना रिफंड पे करना है। सपोज किसी ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, अब उनको रिफंड मिलना है, तो रिफंड की कैलकुलेशन हो रही है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो असेसी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो जिसकी प्रीवियस ईयर की इनकम का या तो असेसमेंट हो रहा हो, असेसमेंट का मतलब कि उस पे टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है कितना टैक्स पे करना है, या फिर अगर उनका कोई बिजनेस है, किसी कोई पर्सन है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उनका कोई बिजनेस है जिसमें उनको लॉसेस हुए, उसकी कैलकुलेशन हो रही है, या फिर कोई रिफंड की कैलकुलेशन हो रही है अंडर आईटी एक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है किसी पर्सन पे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पर्सन असेसी है। ठीक है, तो अभी इनकम टैक्स में असेसी का मतलब सिर्फ टैक्स पेयर नहीं है कि जो पर्सन टैक्स पे करे बस वही असेसी। तो ये हमारी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी इलैबोरेटिव डेफिनेशन है, उसको थोड़ा और इलैबोरेट किया गया है। लेमैन की डेफिनेशन में आप बोल सकते हो, मतलब किसी को अगर टैक्स की नॉलेज नहीं है, उससे अगर आप पूछोगे कि असेसी कौन है, तो वो बोल सकते हैं कि असेसी मतलब टैक्स पेयर। तो वो डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन असेसी का मतलब सिर्फ टैक्स पेयर नहीं है, उसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो टैक्स पेयर भी है, प्लस अगर कोई लॉस का डिटर्मिनेशन हो रहा है या फिर रिफंड की कैलकुलेशन भी हो रही है किसी की, तो उनको भी हम बोलेंगे कि वो असेसी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी का मतलब है वो असेसी जो अपनी इनकम का एक्सप्लेनेशन ना देके किसी और की इनकम का उनके बिहाफ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये डीम्ड असेसी हैं, इनको हम असेसी मान रहे हैं कि वो किसी और की इनकम की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके बिहाफ पे जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आईटी डिपार्टमेंट में उसकी जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी इनकम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम असेसी ना बोल के उसको बोलेंगे डीम्ड असेसी। डीम्ड का मतलब होता है जब आप मान लेते हो, किसी को आपने मान लिया है। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपने असेसी माना है, किसका असेसी माना है? डिसीज्ड पर्सन का। तो इसीलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डीम्ड असेसी होगा। तो डीम्ड असेसी भी असेसी की डेफिनेशन में ही कवर होते हैं। नेक्स्ट है आपका असेसी इन डिफॉल्ट।
असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब है वो पर्सन जो कि आईटी एक्ट में जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उनको अगर पूरा नहीं करते हैं तो उन पर्सन को हम कह देते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। जैसे आपका ऑब्लिगेशन है कि अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आपको टैक्स पे करना है, आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। या इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स डिडक्ट करके और फिर सैलरी पे करते हैं, जिसको हम टीडीएस भी कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट किया और उसको पेमेंट कर दी। लेकिन एम्प्लॉयर का ये ऑब्लिगेशन है कि जब वो टैक्स डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉय की सैलरी से, तो वो डिडक्टेड टैक्स को आगे उसने गवर्नमेंट को पे करना है। ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को पे कर दो। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से तो टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो जो एम्प्लॉयर है वो असेसी इन डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑब्लिगेशन था गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, जो उसने एम्प्लॉय की सैलरी से काटा, ठीक है, वो उसने पूरा नहीं किया, तो वो हो गया असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी इन डिफॉल्ट भी असेसी की डेफिनेशन में ही आएंगे। तो असेसी की डेफिनेशन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इन 3 में से कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इधर इनकम का असेसमेंट हो, लॉस का डिटर्मिनेशन हो या फिर रिफंड का डिटर्मिनेशन, तो उनको हम असेसी बोलेंगे। डीम्ड असेसी को भी हम असेसी की डेफिनेशन में लेते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए या फिर लीगल गार्जियन हो गए माइनर के, ठीक है, तो माइनर के अगर लीगल गार्जियन है तो उनको भी वो हम डीम्ड असेसी बोलेंगे। या फिर असेसी इन डिफॉल्ट है तो वो भी आपकी असेसी की डेफिनेशन में ही आएगा। तो ये आपकी असेसी की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ आईटी एक्ट। अब यहाँ पे हमारे लगभग जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो लगभग हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस ईयर समझा, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिर स्लैब रेट्स देखे थे, फ्लैट रेट्स देखे, पर्सन की कैटेगरीज हमने पढ़ी, असेसी की डेफिनेशन हमने आज देखी कि असेसी में कौन कौन इंक्लूड होता है, किसको हम असेसी बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी टर्म आपका मिस हो गया तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। अभी हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स में हम टोटल 5 हेड्स पढ़ेंगे। ये 5 हेड्स क्या हैं आपके, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन इनकम टैक्स में आपके ये 5 हेड्स कवर होते हैं। इन 5 हेड्स की इनकम को कंबाइन करके आप एक इनकम निकालते हो और फिर उसके बेसिस पे आप कुछ डिडक्शंस जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लेस करके आप अपनी टोटल इनकम निकालते हो और फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालते हो। तो वो फॉर्मेट भी अभी हम देखेंगे। आपको ये 5 हेड्स पता होने चाहिए कि इनकम टैक्स में कौन कौन से 5 हेड्स आते हैं, कौन से हेड्स आते हैं जिसमें आप टैक्स लायबिलिटी जिसके बेसिस पे आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। तो ये आपका फॉर्मेट है कि कैसे आप जो अभी हमने 5 हेड्स देखे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 हेड्स हैं आपके इनकम टैक्स के, इससे आप कैसे अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हो, यानी वो इनकम जिस पे आपको टैक्स पे करना है। तो हम ये हर एक हेड का एक अलग चैप्टर है, हर एक हेड से आपको इस पर्टिकुलर हेड की टैक्सेबल इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ये इस हेड की टैक्सेबल इनकम है कि इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम आई, हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन से टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से।
अगर कोई इनकम आपके पास नहीं है तो आप नील लिख दोगे, अगर आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है तो बस वही लिखना है, बाकी किसी में आपका कोई अमाउंट नहीं आएगा, वो नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हेड्स जो आपके आते हैं टैक्स के अंदर, इन पांचों हेड्स की जब टैक्सेबल इनकम को आप टोटल करोगे, ऐड करोगे, तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? इन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी इन सब का टोटल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस टोटल में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये डिडक्शंस भी हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो ये हमारी यहाँ पे लेस होती हैं कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, या आपने होम लोन ले रखा है, तो उनकी कुछ डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, वो आप यहाँ पे लेस कर दोगे अगर वो इन सेक्शंस के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे लेस करने के बाद, यानी इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ये वाला, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी, यानी इस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया कि 5 हेड्स की इनकम को ऐड करके और हम डिडक्शंस लेस करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं अभी, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख है, ठीक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट था और उसकी एज जो है वो प्रीवियस ईयर में 30 ईयर्स। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से फॉर्मेट में करना है। हमने सबसे पहले लिखा इनकम, फिर लिखा हमने टैक्स रेट, और फिर हमने लिखा टैक्स लायबिलिटी। अभी मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको टैक्स स्लैब्स जो हैं वो याद हो गए होंगे। अगर नहीं पता है स्लैब्स तो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि एज कितनी है, 30 इयर्स ऑफ एज, यानी इस पे स्लैब रेट कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला जो हमने देखा था जिसमें 60 लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, यानी 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स रेट, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अगर अबव चली जाती है इनकम तो 30%। ये हमारा स्लैब रेट होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं 4 लाख की अगर इनकम है तो 2,50,000 तक तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। अप टू 2,50,000 तक टैक्स रेट क्या है? नील। ठीक है, अगर टैक्स रेट नील है तो ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी नील हो जाएगी। तो अभी आप शुरू में, मैंने थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो तो स्लैब लिख दिया मैंने, अप टू 2,50,000 तक नील। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इनकम अप टू 2,50,000 और टैक्स रेट नील, टैक्स लायबिलिटी नील। अब आपको क्या करना है साथ के साथ, अभी तो आपको प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साथ के साथ लिखते जाना है। इनकम कितनी थी? 4 लाख, इसमें से लेस कर दिया 2,50,000। क्यों? क्योंकि 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग इनकम आ गई 1,50,000। ये वाला जो स्टेप्स हैं ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैंने समझाने के लिए ये चीज लिखी है। तो आपको साइमल्टेनियसली जो है वो चलना है, यानी यहाँ पे आपने लिखते जाना है और साथ के साथ यहाँ पे इनकम में से लेस करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 लाख की इनकम थी, 4 लाख की इनकम थी, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगा और टैक्स लायबिलिटी हो गई नील। तो 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगा, 4 लाख में से 250 गया, 150 आपका बचा। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लैब पे मूव होने से पहले आपने देखना है नेक्स्ट स्लैब का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब का डिफरेंस क्या है? 2,50,000 माइनस 5 लाख, है ना, तो नेक्स्ट स्लैब का डिफरेंस इज 2,50,000। अब नेक्स्ट स्लैब के डिफरेंस को कंपेयर करना है रिमेनिंग इनकम से। डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट स्लैब और रिमेनिंग इनकम दोनों में से जो कम होगा
वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो नेक्स्ट स्लैब का डिफरेंस था हमारा यहाँ पे 2,50,000, रिमेनिंग इनकम थी 1,50,000, दोनों में से कम कौन सा है 1,50,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेक्स्ट 1,50,000 पे रेट कितना है स्लैब का, नेक्स्ट स्लैब का रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5%। ठीक है, तो 1,50,000 का 5% 7,500। देखो ये पूरी इनकम कवर हो गई, ये हो गया आपका 4 लाख, 2,50,000 प्लस 1,50,000 4 लाख की पूरी इनकम कवर हो गई, है ना। तो ऐसे नहीं करते हैं कि हम यहाँ पे पूरा 4 लाख पे 250 तक नील करके बचे हुए सारे अमाउंट पे 5% या 20%, ऐसे नहीं करेंगे, हम उसको डिवाइड करके करते हैं। यानी फर्स्ट 250 पे नील, तो यहाँ पे आपने टोटल इनकम में से इतने पे कोई टैक्स नहीं लगा, वो लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट स्लैब का डिफरेंस को कंपेयर किया रिमेनिंग इनकम से, दोनों में से जो कम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 5% का टैक्स लगा, ये हो गया 7,500। अभी ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आई है, ये आई है आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 7,500। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या होता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलेगी, तो ये देखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम ये आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये रिबेट क्या है। तो ये रिबेट में क्या कह रहा है, किसको टैक्स रिबेट या टैक्स रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, टैक्स रिबेट विल बी प्रोवाइडेड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सारी फुलफिल होना जरूरी है, तीनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं हुई तो रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख रहे हैं कि रिबेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अब पहली कंडीशन क्या है, असेसी इंडिविजुअल हो, इसका मतलब हमने पर्सन की बहुत सारी कैटेगरीज करी थी, उसमें से रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल वाली कैटेगरी को मिलता है और किसी कैटेगरी में नहीं मिलेगा। तो असेसी का इंडिविजुअल होना जरूरी है, प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होना जरूरी है, और उसकी जो प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम है, अभी के एग्जाम्पल में जैसे हम टोटल इनकम ले रहे हैं 4 लाख, तो वो टोटल इनकम की बात हो रही है। तो अगर प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, इधर 5 लाख और उससे कम, अप टू लिखा हुआ है, तो 5 लाख या उससे कम है, तो तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टैक्स रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। तो पहले तो आपको कंडीशंस चेक करनी है, अगर कंडीशंस फुलफिल है तभी आप अमाउंट ऑफ रिबेट पे जाओगे, अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो आप रिबेट लिख दोगे सीधा नील। ठीक है, अभी हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब आप देखोगे आपको समझ में आ गया कि रिबेट तो मिलेगा अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए। कितना रिबेट मिलेगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जो हमने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकाला वो, और 12,500, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितना आया 7,500। तो हम ये यहाँ पे हम फॉर्मेट में लिखेंगे रिबेट, लेस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो हम सबसे पहले ये इसको नहीं देखना, हम सबसे पहले देखेंगे कि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। पहली कंडीशन थी असेसी इंडिविजुअल हो, तो हमने तो अज्यूम किया ही था कि असेसी इंडिविजुअल है। दूसरा रेजिडेंट हो, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल हमने अज्यूम किया था, तो फर्स्ट 2 कंडीशंस तो फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन थी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है प्रीवियस ईयर में वो 5 लाख तक होनी चाहिए, तो इसकी इनकम जो है 4 लाख है, 5 लाख है उससे कम हो तो 4 लाख है। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए रिबेट की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। इसका मतलब पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इसको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लेस। तो दो, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है, यानी मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो 7,500 और 12,500, लेस वैल्यू इज 7,500, इसका मतलब रिबेट मिल जाएगी 7,500।
500 की, ठीक है। तो ये लेस कर दिया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई निल। अब यहाँ पे भी अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। किसका 4%? जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका 4%, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये एडिशनल चार्ज ले रही है आपसे। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप की टैक्स लायबिलिटी कुछ बन रही है तो आप हमें 4% और पे कर दो एक्स्ट्रा, ताकि हम कंट्री की में जो हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है उसमें थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे नील वैल्यू आई है, कुछ भी नील नहीं आया। तो जब ये जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो का 4% तो जीरो ही होगा। तो ये नील है तो ये भी नील हो जाएगा और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल था कि अगर टोटल इनकम जो है वो इतनी हो तो हम टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर थोड़ा कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है तो दोबारा से आप बैक जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैंने एक फिगर लिखी है। टोटल इनकम हम अज्यूम कर रहे हैं, एक रैंडम फिगर है 14,60,750। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो असेसी है वो इंडिविजुअल है और रेजिडेंट भी है प्रीवियस ईयर में, और सेम एज ले लेते हैं, उसकी एज प्रीवियस ईयर में 30 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर ये अजम्पशंस के साथ और इस इनकम के साथ आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना है ये जब हम बोल रहे हैं टोटल इनकम, तो ये फॉर्मेट वो वाला फॉर्मेट ध्यान में रखना है जिसमें आप 5 हेड्स की इनकम को ऐड करते हो, ग्रोस टोटल इनकम आती है, उसमें से लेस करते हो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और फिर उसके बाद टोटल इनकम नेट आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। तो ये वो वाली नेट टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। तो अगर आपको नेट टैक्सेबल इनकम दी है तो आप टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम फॉर्मेट में ही चलेंगे जैसे हमने फॉर्मेट के हिसाब से किया है। यहाँ हमने लिख लिया इनकम, यहाँ हमने लिख लिया टैक्स रेट, और यहाँ पे हमने लिख लिया टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब हमारा स्लैब हमें पता है कौन सा है, अप टू 2,50,000 तक निल, ठीक है। आपके लिए मैं एक बार और लिख देती हूँ, अप टू 2,50,000 तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा, निल। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, ये वैसे 1 होता है या 10 होता है, ठीक है। 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। तो ये हमारा स्लैब रेट है, ठीक है। तो हमारी इस इनकम के बेसिस पे इस स्लैब रेट के साथ हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो हमें ये तो पता है 250 तक निल, तो अप टू 2,50,000 तक टैक्स रेट नहीं है और टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी, तो ये हो गया आपका निल, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो इनकम थी हमारी 14,60,750, इसमें से आपने लेस कर दिया 250 तक पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, साथ के साथ ये भी लेस करते जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका 750 और 10 और 12,10,750, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लैब में। तो नेक्स्ट स्लैब में आपको क्या बताया था, इसका डिफरेंस को कंपेयर करना है रिमेनिंग इनकम से। डिफरेंस इज 2,50,000, रिमेनिंग इनकम इज 12,10,750, विच एवर इज लेस वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो लेस अमाउंट कौन सा है, 2,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है नेक्स्ट 2,50,000 पे
लगेगा आपका कौन सा स्लैब में, हम इस वाले स्लैब में 5%। ठीक है, तो 2,50,000 का 5% ये हो गया आपका 12,500। ठीक है, अब यहाँ पे 250 पे हम 5% लगा चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से हम इनकम लेस कर देंगे, क्योंकि 250 पे 5% तो लग चुका है ऑलरेडी। 2,50,000 पे टैक्स लग चुका है। अब आपकी इनकम कितनी बची है? 750, ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 96। ठीक है, तो 9,60,750 ये आपकी रिमेनिंग इनकम है। ये वाला स्लैब कवर हो गया, ये वाला स्लैब कवर हो गया। अब आप हो इस वाले स्लैब में, तो इस स्लैब का डिफरेंस और रिमेनिंग इनकम विच एवर इज लेस। स्लैब का डिफरेंस इज 5 लाख, रिमेनिंग इनकम इज 960,750, लेस अमाउंट इज 5 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख पे आपका हो जाएगा कितना स्लैब रेट है? 20%। 5 लाख का 20% हो गया आपका 1 लाख। ठीक है, ये आ गया, और 5 लाख पे आपका टैक्स लग चुका है, तो यहाँ से हम फिर से लेस कर देंगे। यहाँ पे 5 लाख हम लेस कर देंगे, और ये हो गया हमारा 4,60,750। ये हो बची हुई हमारी रिमेनिंग इनकम। तो ये वाला स्लैब भी कवर हो गया। अब लास्ट तो आपका 10 लाख वाला है, तो यहाँ तो कोई रेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट में आपकी जितनी भी रिमेनिंग इनकम बची होगी उस पे आप टैक्स लगा दोगे। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट कितनी बची है? 4,60,750। तो 4,60,750 पे कितने कौन से रेट पे स्लैब पे हुआ? 30% रेट पे, तो यहाँ पे आ गया 30%, और इसका कैलकुलेट करो फटाफट से। 4,60,750 का 30%, ये आ जाएगा आपका 138,225। चेक कर लेना। ठीक है, 1,38,225। तो यहाँ पे आ गया, हम अब इस सब का टोटल कर देंगे, इन तीनों का टोटल किया, ये हो गया आपका 725, और ये हो गया आपका 250। ठीक है, इन सब का टोटल आ गया ये। अभी ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आई है। फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो याद रखना है फॉर्मेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेस आपकी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब सबसे पहले देखना है कि आपको रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कंडीशंस थी आपके पास, ये रही कंडीशंस। क्या असेसी इंडिविजुअल है? यस, हमने बोला था असेसी इंडिविजुअल है। रेजिडेंट है इंडिया में प्रीवियस ईयर में? यस, वो भी है। क्या उसकी इनकम 5 लाख तक है प्रीवियस ईयर में? नो, प्रीवियस ईयर में इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तीनों का फुलफिल होना जरूरी है। इसका मतलब नो टैक्स रिबेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो आपको अमाउंट ऑफ रिबेट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, यहाँ पे सीधा आ जाएगा आपका नहीं। ठीक है, ये जैसे ही नील आया आपका, ये हो गया आपका 250,725 एज इट इज अमाउंट नीचे आ गया। अब क्या करते हैं हम? अब हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। किसका 4%? इसका 4%। तो 250,725 का 4% निकालो जल्दी से, ये आ जाएगा आपका 100,029। ठीक है, अब इसको आप इसमें ऐड कर दोगे। जगह कम पड़ गई है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि रेड पेन से, ताकि आपको दिख जाए। तो इसमें ऐड कर दिया ये वाला अमाउंट, ये हो गया आपका 260,754। ठीक है, ये आएगा 1457। ठीक है, 260,754 ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है हम उसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक राउंड ऑफ करते हैं।
तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो गई, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 कितना आएगा 50, तो 260750, यानी 4 था यहाँ पे, नियरेस्ट 10 कहाँ पे पहुंचेगा 50 पे। अगर ये होता 5 से ज्यादा तो नियरेस्ट 10 कहाँ पे हो जाता 60 पे। अगर ये 5 हो लास्ट में तो फिर आपकी चॉइस है, आप उसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। ज्यादा तो ऑब्वियसली आप टैक्स नहीं पे करोगे, आप कम ही करोगे उसको, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो गई इस वाली इनकम पे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं अगर हमें नेट टैक्सेबल इनकम दी हो तो, और आपका रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, बैक जाके दोबारा देख लो पॉज करके जितना, और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Do like, share and subscribe our YouTube channel.